हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज चैप्टर सेकंड सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 24 से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। यहाँ पर आपको अंतर बताना है जो दो पेयर के अंदर टर्म दी हुई है इसके अंदर। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल परमेबिलिटी, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों है। दोनों क्या है? परमेबिलिटी है। आपको पता है कि सेल में सेल जो डबल लेयर सेल होती है उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो आंसर में हम लिखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable, allowing only specific substances to pass through based on the cell's need, or the cell wall is freely permeable, letting almost all substances like water and minerals pass through without restriction। कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है? एक सिलेक्टिवली परमेएबल है। ठीक है, इसको सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है एमसीक्यू में कि विच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल। उसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अलाउिंग ओनली, ये क्या करता है? केवल एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अलाउ करता है सेल के अंदर, जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट है, जरूरत होती है, उसके बेस पर ही। और जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमेएबल होती है, यानी कि वो कुछ भी सब्सटेंस को जो एंटर करने देती है, पास करने देती है, उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है जैसे वाटर है, मिनरल्स है, और विदाउट रिस्ट्रिक्शन, किसी रोक टोक के। ठीक है, और ये क्या है? एक ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो केवल इनकी स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही सेल के अंदर पास करता है, और ये जितने भी सब्सटेंस है उस सबको पास करता है। ठीक है, सेल वॉल। नेक्स्ट है RER एंड SER। इन दोनों के अंदर हमें डिफरेंस बताना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पर RER हमें पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जो टू टाइप्स हैं। ठीक है, एक होता है RER और दूसरा क्या होता है? SER। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस गिविंग इट ए रफ अपीयरेंस, whereas SER in the smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes and appears smooth। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, इसके जो सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और जिसका अपीयरेंस यानी कि जो बॉडी है वो कैसी होती है? रफ होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर रफ टाइप में होता है। जबकि एसईआर होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, लेक ऑफ राइबोसोम्स होता है, और अपीयरेंस इसकी क्या होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट चिकनी स्मूथ टाइप में। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही क्या है? पिगमेंट है। ठीक है, इसके अंदर एक कलर प्रोवाइड करते हैं ये। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, और क्रोमोप्लास्ट कंटेन येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स कैरेटिनोइड दैट आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, जो क्लोरोफिल कहते हैं क्लोरोफिल का कलर, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो हेल्प किस में करता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड, ये पिगमेंट होते हैं जिसको कैरेटिनोइड भी बोलते हैं। ये किसके सोर्स हैं? इनके ब्राइट कलर्स के। ठीक है, वो क्या था? ग्रीन कलर का सोर्स है, और ये ब्राइट कलर के सोर्स है जो आपको फ्लावर और फ्रूट में देखने को मिल जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बता रखा है टू सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। कि दो सिमिलर यानी कि एक जैसी एनिमल की जो सेल है दोनों, और दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो उसको नाम दे दिया गया एक्स और वाई। तो एक्स सेल को तो प्योर वाटर में रखा जाता है, और वाई सेल है उसको कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है।
कुछ समय बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो सेल एक्स होती है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और सेल वाई होती है वो सिकुड़ जाती है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी है इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, कि जो ऑब्जर्वेशन हुई है एक्स स्वेल हो गई और वाई श्रिंक हो गई, क्यों हो गई, किसके कारण होगी, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो यहाँ पर क्वेश्चन में नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसमें हमें बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, सोल्ट मॉलिक्यूल मूव इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक, कि जो सोल्ट मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर गए किसमें, सेल वाई के अंदर, जिसके कारण वो श्रिंक हो गई। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रोंग है। सेकंड है, वाटर मूव इनटू सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव आउट ऑफ सेल वाई देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर इन इट, कि वाटर है वो मूव कर गया सेल एक्स के अंदर, और जो मोर वाटर है वो मूव आउट कर गया सेल वाई के अंदर, देन तब जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो उसके अंदर एंटर कर गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, रोंग है। थर्ड है, वाटर मूव इनटू सेल एक्स, कि वाटर मूव कर गया सेल एक्स के अंदर एंड मूव आउट ऑफ सेल वाई, और जो सेल वाई से जो सेल वाई से जो वाटर है वो बाहर निकल गया थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और लास्ट है, सॉलिड मोमेंट कॉज ओस्मोसिस इन बोथ सेल्स, कि दोनों सेल के अंदर सॉलिड सॉलिड मोमेंट हुआ किसके कारण, ओस्मोसिस के कारण। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी रोंग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी आएगी, थर्ड आएगी, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ के आए कि पास आउट करना उसके अंदर, ठीक है, पास थ्रू द, तो वहां पे तो सेल मेम्ब्रेन थ्रू जो प्योर वाटर के अंदर एक्स को रखा जाता है तो उसके अंदर वाटर मूव कर जाता है जिसके कारण वो फूल जाती है। अब जो सॉल्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो उसका वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए मूव आउट हो जाता है जिसके कारण वो सिकुड़ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, लुक एट द डायग्राम ऑफ ए सेल, कि सेल के डायग्राम के अंदर हमें देखना है जो फिगर में दिखा रखा है 2.20, और आइडेंटिफाई द पार्ट्स, और आपको पार्ट आइडेंटिफाई करना है लेबल्ड फ्रॉम ए टू जी, यानी कि ए से जी तक जो ये पार्ट दिखा रखा है इसको, ये जो लेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से जो पार्ट है, और फिर उसके साथ ही करेक्ट मैच करना है देम विद देयर फंक्शन गिवन बिलो, कि इनका कौन पार्ट का कौन सा क्या कार्य है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए सेल, यानी कि सेल के अंदर सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करना कौन सा पार्ट करता है। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट कौन सा पार्ट है। स्टोरेज ऑर्गेनल कौन सा है जो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू द सेल और सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करता है सेल की रिजिडिटी यानी कि कठोर जो बनाता है, और पैक और स्टोरेज मटेरियल रिसीव कौन करता है फ्रॉम द ईआर में, और हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड के अंदर। तो इन सब के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फिगर दे रखा है इसके अंदर तो एरो लगा के बता रखा है कि डायग्राम शो कर रखा है, लेकिन हमें इस डायग्राम के सबसे पहले नेम पता करना है, ठीक है, पहले क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, इसको लेबल करेंगे यहाँ पे इसका क्या नाम है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे ए से, ठीक है, इनकी जो ए वाला जो ये दिखा रखा है ये क्या है, उसके बाद हम इसके जो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे कि ए में कौन सा आएगा। तो जो ए है ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख लेना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको बोलकर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा बी, तो बी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो दिखा रखा है सर्कल फॉर्म के अंदर इसमें, तो यहाँ पर ये बी वाला क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे न्यूक्लियस, ठीक, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया। और सी है, यहाँ पर जो प्लेट टाइप में के अंदर आपको दिखा रखी है सीट बन रही है यहाँ पे, जो ये वाला क्या है, गोल्गी, ठीक है, जिसको गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। ये गोल्गी है, ठीक है, ये गोल्गी बॉडी भी आप बोल सकते हो, गोल्गी अपरेटस भी बोल सकते हो आप इसके अंदर। नेक्स्ट है डी, जो डी पार्ट है हमारा इसके अंदर यहाँ पे जो दिखा रखा है ये क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, तो इसके अंदर हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और डी के बाद हमारा आता है ई, ई देखो ये दिखा रखा है इसके अंदर बाहर, ये क्या है,
सेल वॉल। ठीक है, इसको हम लिखेंगे सेल, आप लिख लेना ये सेल वॉल है। और एफ है हमारा यहाँ पर, एफ दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट आता है हमारा जी, जो जी वाला है हमारा लास्ट वाला, इसके अंदर ये क्या है, वोक्यूल्स, जो लार्ज जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका काम होता है फूड को स्टोरेज करना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वोक्यूल्स। ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये हमारा जो वोकल्स होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट दे रखा है, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल की सभी एक्टिविटीज को तो कौन कंट्रोल करता है, तो वो आता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कि क्या आएगा, न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटी को। फिर नेक्स्ट बता रखा है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एटीपी जो बनता है, जो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड वगैरह होती है, तो वो काम हमारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ए में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है थर्ड, स्टोरेज ऑर्गेनल्स देन ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि जो सेल को जो स्टोरेज करता है ऑर्गेनल्स को, उसके साथ ही जो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, यानी कि हार्ड बनाता है उसको, स्टोरेज ऑर्गेनल्स यानी कि स्टोरेज करना ऑर्गेनल्स को, दैट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल्स। ठीक है, स्टोरेज करना, तो इसके अंदर क्या आएगा, स्टोरेज वाले के अंदर, कि स्टोरेज का काम कौन करता है इसके अंदर, तो वो वोक्यूल्स करता है। ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल्स मटेरियल्स वगैरह जो भी बनता है वो कहाँ बनते हैं, वोक्यूल्स के अंदर। तो इसके अंदर जो जी आ जाएगा, ठीक है, कि वोक्यूल्स आ जाएगा इसके अंदर। मैं यहाँ पे जी के आगे लिख देती हूँ थर्ड, इसमें आ जाएगा वोक्यूल्स। तो यहाँ पे इसका थर्ड का आ जाएगा जी। नेक्स्ट है सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग, तो वो कौन करता है, कि चारों तरफ से सेल कंटेंट को अलग करता है, तो वो काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे कहाँ पर है, एफ पर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, फोर्थ का एफ आ जाएगा, कि सेल मेम्ब्रेन। फिफ्थ है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो स्ट्रक्चर होता है बाहर प्रोवाइड करता है, तो उसके साथ ही जो सेल को थोड़ी सी रिजिडिटी कठोर टाइप में जो बनाती है उसका स्ट्रक्चर को, तो वो होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल है हमारा ई, तो इसके अंदर आ जाएगा फिफ्थ में ई। ठीक है, सेल वॉल। और सिक्स्थ है पैक एंड स्टोरेज मटेरियल रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो यहाँ पे क्या है, पैक्स यानी कि पैकिंग, तो ध्यान रखना अगर स्टोरेज आ जाए खाली, स्टोर का काम होता है केवल वोक्यूल्स का। ठीक है, अगर स्टोरेज जैसे यहाँ पर स्टोरेज आए, तो स्टोरेज का काम होता है वोक्यूल्स का, और जो पैकिंग के साथ में और स्टोरेज आ जाए तो हम करेंगे गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसके अंदर, या फिर केवल पैकेज और या फिर पैकिंग आए तब भी हम क्या करेंगे, गोल्गी अपरेटस या जो गोल्गी बॉडी। ठीक है, जो रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जो गोल्गी अपरेटस हमारे, यानी कि जो गोल्गी अपरेटस गोल्गी बॉडी है, वो कहाँ पर है, गोल्गी यानी कि सी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। लास्ट है हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, यानी कि फूड को मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर जो हेल्प करता है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा डी बच गया। ठीक है, तो ये आपके जो मैचअप थे इसके अंदर। तो आपको सेल ऑर्गेनल्स के जो नेमिंग वगैरह जरूर पता होना चाहिए, इसके अंदर सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको ये पूरे सेल का आप पढ़ लेते हो उसके अंदर तो फंक्शन वगैरह, तो इसी में से 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह इसी में से बनता है सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पेयर ऑफ सेल organelles are correctly placed under the given category,
कि यहाँ पे कौन सा है जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ है प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, कि कौन से जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और कौन से जो है absent है एनिमल सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट जब भी होगा जो दोनों तरफ से सही दे रखे होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बता रखा है कि इसके अंदर कि प्रेजेंट इन द प्लांट सेल लुकोप्लास्ट। ठीक है, तो लुकोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल वॉल absent इन एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल के अंदर हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो absent होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर वो प्रेजेंट होती है, तो ये बात भी करेक्ट है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ये सही है। absent इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम है वो absent होते हैं, ये बात रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होती है, ये भी इसने absent बता रखे। एंडोप्लाज्म क्या होती है, रेक्टिकुलम भी जो प्रेजेंट होती है, ये भी इसने absent बता रखी है। और यहाँ पर जो सेल वॉल है प्लांट सेल के अंदर ये भी प्रेजेंट है, और जो लाइसोसोम है ये भी जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन हमें जो बताना है कि दोनों ही किस में जो सही बता रखी है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कि ऑप्शन फर्स्ट में लुकोप्लास्ट है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल है वो absent होती है। और ये दोनों क्या बता रखे इसके अंदर, ये सारे उल्टे बता रखे हैं यहाँ पे जो, तो ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है ऑप्शन के अंदर है, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट वाले 5 और 6 करेंगे। तो क्वेश्चन 7 दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए, कि कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स का जो पेयर है जिसमें डीएनए होता है। ठीक है, हमें दोनों पेयर्स जो बताने हैं, दोनों के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनल है, दोनों के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ऑप्शन जो इसका सेकंड करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो लाइसोसोम है इसमें नहीं होता, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पेयर सही नहीं हुआ। तो जो करेक्ट पेयर है वो सेकंड आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये 7 का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टू स्टूडेंट, यानी कि दो स्टूडेंट है, रेनू एंड रोहित। तो रेनू और रोहित यानी कि डिस्कशन करते हैं दोनों ही किसके ऊपर, प्लास्टिड्स के ऊपर। ठीक है, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो रेनू कहती है कि प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, यानी कि रूट, रूट के अंदर भी प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। जबकि रोहित कहता है कि वो एग्री नहीं है इस बात से। ठीक है, यानी कि जो उसने स्टेटमेंट बताई कि रूट के अंदर भी होता है, तो वो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं है। वो कहता है कि प्लास्टिड जो है प्लांट रूट के अंदर absent होता है, क्योंकि जो रूट होती है वो क्या है, अंडरग्राउंड है, और जो डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हु इज करेक्ट, यानी कि सही कौन है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर से इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम आंसर में लिखेंगे रेनो इज करेक्ट, all part of plants including roots contain plastids. However, roots do not contain chloroplast which carry out photosynthesis because they are underground and lack light. Instead, root cells have leucoplast which store food material like starch, oils and proteins. कि रेनू ने सही कहा है कि प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर, यानी कि इंक्लूडेड रूट, रूट के अंदर भी क्या होता है, प्लास्टिड होता है। जबकि रूट है वो डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों नहीं, तो क्योंकि उसके अंदर अंडरग्राउंड, वो क्या है, अंडरग्राउंड नीचे है जहाँ पर क्या है, लाइट नहीं होती। ठीक है, लाइट की कमी है। इसके अंदर रूट सेल होती है, उसके अंदर लूकोप्लास्ट होता है। लूकोप्लास्ट के कारण, यानी कि लूकोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन कलर शो नहीं करती, कलरलेस होती है। ठीक है, इसके अंदर तो उसको लूकोप्लास्ट बोलते हैं, जहाँ पे कलर शो नहीं होगा। तो विच स्टोर फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल को स्टोर करती है, जैसे स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ठीक है, तो यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूड रूट्स कंटेन प्लास्टिड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। Mitochondria and chloroplast are two important organelles in plant cell. Discuss how these two organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. कि mitochondria
एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है प्लांट सेल के। तो डिस्कस करो इन दोनों ऑर्गेनल्स के बारे में कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, क्या इनका स्ट्रक्चर है और क्या इनका कार्य सिमिलर है, ठीक है, एक दूसरे से, और किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे सिमिलरिटीज, किनकी जो सिमिलरिटीज क्या है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों की डबल मेम्ब्रेन है ऑर्गेनल्स एंड हैव देयर one DNA and ribosomes, allowing them to synthesize some of these one proteins. They are involved in energy conversion process and are considered semi-autonomous organelles. ठीक है, सिमिलरिटीज क्या है इसके अंदर कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, और इनका अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा, डीएनए और राइबोसोम्स होता है इनका अपना, अलाउिंग देम सिंथेसिस सम देयर ओन प्रोटीन, उसके साथ ही ये जो सिंथेसिस करते हैं तो इनको कुछ जो खुद का प्रोटीन भी होता है। दे इन्वॉल्व एनर्जी कन्वर्सेशन, कि एनर्जी कन्वर्सेशन प्रोसेस के अंदर ये इसको इन्वॉल्व करती है, शामिल करते हैं, एंड दे कंसिडर सेमी ऑटोमस ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब आता है इसके बाद इसमें जो डिफरेंसेस, यानी कि इसमें अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर में लिखेंगे डिफरेंसेस में, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट, कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिलते हैं दोनों में, प्लांट में और एनिमल सेल, यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों में मिलते हैं ये, और कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन रिलीजिंग एनर्जी in the form of ATP. Chloroplasts are found only in the plant cell and perform photosynthesis using sunlight to produce glucose. Structurally, inside the chloroplast, there is a semi-fluid substance called the stroma. Within the stroma are disc-shaped membrane structures which contain chlorophyll. In contrast, mitochondria have folded inner membrane सिस्ट्रिया टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, कि जो डिफरेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो काम करता है और रिलीज करता है एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, और जो परफॉर्म क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जो सनलाइट का यूज करके प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर ही देखे तो जो क्लोरोफिल के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंसीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के अंदर, उनमें सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अब जो स्ट्रोमा होता है वो डिस्क शेप की मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या होती है, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, कि माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इनर की साइड में इस तरह से फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और जबकि ये क्या होती है, डिस्क शेप मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर में भी बताना है स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और साथ में अब फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन यानी कि सिस्ट्रिया जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर रेस्पिरेशन जो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन 6 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए, ये हम कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो वन डीएनए दोनों में अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए researcher conducted an art experiment in which she took 2 carrots of similar size. She placed 1 carrot in plain water and other carrot in concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observation. कि एक रिसर्चर जो कंडक्टेड करते हैं, आर्ट एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो क्या करता है, 2 गाजर लेता है सेम साइज के, और दोनों जो कैरेट होती है उसको प्लेन वाटर में रखता है और दूसरे को कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन सेकंड के अंदर हम करके आए थे ना कि सेल एक श्रिंक हो जाती है और एक जो फूल जाती है, उसी तरह ये, क्योंकि उसके अंदर भी साल्ट सॉल्यूशन में रखा था एक को और एक को प्योर वाटर में, उसी तरह यहाँ पर कैरेट के ऊपर देखा रखा है, और 24 हावर्स के बाद वो रिकॉर्ड करता है अपनी ऑब्जर्वेशन को कि व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थॉट इज एक्सपेरिमेंट, यानी कि क्या वो हाइपोथेसिस यानी कि क्या चाहता है, क्या टेस्ट करना चाहता है अपने एक्सपेरिमेंट पर, और व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे फॉर इम्प्रूवमेंट दिस एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, और व्हाई डज कैरेट इन प्लेन वाटर, और उसने कैरेट को प्लेन वाटर में क्यों रखा, स्टे स्टिफ एंड क्रंची,
जो स्टिफ थी क्रंची, बट द कैरेट इज कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिप। जो प्लेन वाटर में रखा था वो स्टिफ हो गई, उसके साथ ही करेंसी होगी, और जो दूसरी कैरेट कंसंट्रेटेड सोल्ट के अंदर सॉल्यूशन में रखी थी वो रबरी और लिम्फ फॉर्म के अंदर हो गई। तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे फर्स्ट, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट हाइपोथेसिस डज सी वांट टू टेस्ट थॉट हिज एक्सपेरिमेंट। इसका हमें आंसर देना है कि वह अपने एक्सपेरिमेंट्स इस टेस्ट से क्या वो अनुमान लगाना चाहती है। ठीक है, इनकी सी है यहाँ पर, क्या चाहती है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे आंसर में द रिसर्चर्स वांट्स टू सी हाउ ओस्मोसिस affects plants tissue in hypotonic यानी कि plain water and hypertonic यानी कि salt solution conditions. See experts water to enter the carrot cell in plain water and leave them in salt solution. क्यों रिसर्चर्स ये जानना चाहती है कि टेस्ट से कि किस तरह से जो ओस्मोसिस अफेक्ट होता है प्लेन टिश्यू में, सॉरी प्लांट टिश्यू के अंदर। ठीक है, जो कैरेट क्या है, एक प्लांट से ली गई है, ठीक है, प्लांट है वो उसके अंदर वहां पे, तो उसके टिश्यू से प्लांट टिश्यू में पता करना चाहते हैं किस तरह से ओस्मोसिस है वो उसको प्रभावित करता है, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है ओस्मोसिस का, कि किसे हाइपोटोनिक यानी कि प्लेन वाटर के अंदर और जो हाइपरटोनिक यानी कि सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन में। और वह एक्सपर्ट यानी कि वाटर को टू एंटर द कैरेट सेल के अंदर प्लेन वाटर के अंदर जाता है, तो लीव दैम इट सोल्ट सॉल्यूशन, फिर वो उसके क्या करती है सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसे यानी कि एक प्लेन वाटर के अंदर इसलिए उसको डालती है और दूसरे को उसके अंदर जो सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर छोड़ती है। सेकंड जो स्टेटमेंट के अंदर क्या रखा है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, आप उसको क्या सजेस्ट सुझाव दोगे अपने एक्सपेरिमेंट को और इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके अंदर सेकंड में हम लिखेंगे सी कैन डू सम इम्प्रूवमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट एज गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट, use a digital balance to measure initial and final weight precisely, कि सबसे पहले तो जो शुरुआती जो उसका वेट क्या था और लास्ट में इनकी फाइनल वेट क्या आया, ठीक है, उसको जो डिजिटली बैलेंस करें। सेकंड, कट कैरेट, कैरेट को कट करें इक्वल साइज पीस के अंदर फॉर फेयर कंपैरिजन, की सही से कंपैरिजन करने के लिए। और यूज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन ईच टाइम, है कि प्रत्येक टाइम जो कंसंट्रेशन है सोल्ट सॉल्यूशन की वो उसको सेम रखनी चाहिए। और रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर एक्यूरेंसी, और इसको अपनी एक्यूरेंसी के लिए जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहना चाहिए। थर्ड है कि जो कैरेट होती है प्लेन वाटर में वो जो स्टिफ हो जाती है, ठीक है, यानी कि हार्ड कठोर हो जाती है और साथ में क्रंची कुरकुरी टाइप हो जाती है इसके अंदर। और दूसरी कि जो दूसरी तरफ जो देख उसके अंदर टेढ़ी, यानी कि जैसे आप देखते हो ना कैरेट को रखते हो तो टेढ़ी टाइप में हो जाती है, ठीक है, कि मुड़ जाती है एक तरह से, तो उस तरह से हो जाती है। तो उसके अंदर हम बताएंगे कि द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड करेंसी बिकॉज वाटर एंटर द सेल, की जो वाटर है वो एंटर कर जाता है सेल में बाय ऑस्मोसिस इंक्रीजिंग टेरिजिडिटी। और द कैरेट इन सोल्ट सॉल्यूशन, और सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर बिकम्स रबरी एंड लिम्फ बिकॉज वाटर leaves the cell due to high external salt concentration। हाई एक्सटर जो सोल्ट कंसेंट्रेशन की वजह से जो सेल से वाटर होता है वो निकल जाता है, ठीक है, काजिंग लॉस ऑफ टर्जिडिटी, लॉस ऑफ टर्जिडिटी के कारण यानी कि प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है उसके अंदर। इस प्रोसेस का लॉस ऑफ टर्जिडिटी क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है ये प्रोसेस। तो इसके कारण उसमें से जो निकल जाता है कि सेम उसी तरह ये जो सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन में किया था सिमिलर, जो एनिमल सेल्स ली थी, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्लांट टिश्यू के अंदर जो देखना चाहती है वो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, उसका जो वाटर है उसके अंदर चल जाता है इनकी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है टर्जिडिटी। और इसके अंदर जो सेकंड में सोल्ट वाले के अंदर क्या होती है, जो सेल बिकम्स बिकॉज वाटर लीव्स द सेल्स, यानी कि सेल से जो वाटर निकल जाता है इसके अंदर, इसलिए उसके अंदर ये दोनों में डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन जो 8th का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, indicate the presence or absence of following structure in bacterial and animal cells। यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है जो प्रेजेंस और absence कौन सी जो स्ट्रक्चर और बैक्टीरियल और एनिमल सेल्स के बेस पर कौन प्रेजेंट रहता है और कौन इसके अंदर जो absent रहता है।
तो क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करा देती हूँ इसका। ठीक है, हमें यही बताना है कि कौन स्ट्रक्चर है सेल का, किस में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा एनिमल में एब्सेंट है, कौन सा बैक्टीरिया में एब्सेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्या है, बैक्टीरिया सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट मिलेगा, एनिमल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट होगा, और जो एनिमल सेल्स है और उसके साथ ही प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहेगा। गोल्गी अपरेटस है, वो एनिमल बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट रहेगा और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है, ये दोनों में एब्सेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड एक पिगमेंट है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है केवल, तो यहाँ पर ये दोनों में ही एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यार कि एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है, इसमें बताना है। टेक 4 peeled potato hulls and scopes, each one out of the make potato cup. One of these potato cups should be made from a boiled potato, और place each of potato cup in a beaker containing water, जैसे फिगर 2.22 में दिखा रखा है कि आपको चार जो पोटैटो लेने हैं, एक पोटैटो को या छीलना है। ठीक है, उसको टेक फोर पील, छिले हुए चार जो छिले हुए पोटैटो के इनके टुकड़े लेने हैं, और उसके अंदर से यानी कि आपको एक कप बना देना है। ठीक है, आलू को यानी कि कट करके, जो आप पोटैटो लेते हो उसको कट चार पीस करके, और उसके आलू के जो टुकड़े है उसका एक कप बना देना है, यानी कि उसके अंदर का जो गुद्दा टाइप होता है उसको निकाल के, और उसके कटोरी टाइप या बाउल टाइप कप टाइप बना देना है, ताकि उसके अंदर कुछ पानी वगैरह कुछ डाल सके इस तरह से। और वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉयल पोटैटो, और इसमें से एक पोटैटो का कप आपको बनाना है किसका, उबला हुआ आलू का, यानी कि वे तो बगैर उबले हुए थे, और इसके साथ में एक उबले हुए आलू के जो आपको कप बनाना है। और इस पे प्लेस ईच ऑफ पोटैटो कप इन ए बिकर कंटेनिंग वाटर। अब आपको किस में रखना है, एक बिकर के अंदर रख देना है जिसके अंदर जो पानी है। ठीक है, इसके अंदर तो जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि यहाँ पर जो रख दिया एक, और एक इसके अंदर जो बॉयल पोटैटो इधर रख दिया। तो बॉयल पोटैटो ने क्या डाल रखी है, शुगर डाल रखी है, और जो ये वाला जो पोटैटो है इसके अंदर क्या डाला, सोल्ट डाला। ठीक है, और डाल के इसमें किस में रख दिया, पानी के अंदर रख दिया। नाउ सेट अप द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट को आपको सेट क्या करना है कि कप एक है पेटी, यानी कि एक कप है, आपको नाम रख लेने, फोर है ना, ए बी सी डी इस तरह से। तो एक को आपको खाली रखना है, एक में आपको 1 टीस्पून शुगर डालना है, और एक में आपको सी वाले में आपको टीस्पून सोल्ट डालना है, और डी वाले टीस्पून के शुगर इन द बॉयल पोटैटो, जो बॉयल पोटैटो है उसके अंदर आपको शुगर डालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डी वाला जो बॉयल है उसके अंदर क्या डाला, शुगर डाला। तो ऑब्जर्व द फोर पोटैटो कप्स, अब आपको ऑब्जर्व करना है चारों पोटैटो कप्स को एट लीस्ट 2 आवर, कम से कम 2 घंटे बाद, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद ये क्वेश्चन दिए हुए इसके आपको आंसर बताना है कि क्या ऑब्जर्व किया। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। क्या एक्सप्लेन करो कि जो कप बी और सी के अंदर जो वाटर है वो जो होलो पोर्शन था उसके अंदर इकट्ठा क्यों हो गया। सेकंड कि व्हाई इज कफ ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए कफ ए क्यों आवश्यकता। और एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी, और एक्सप्लेन करो कि जो वाटर है वो क्यों नहीं इकट्ठा हुआ कप ए और डी के होल के अंदर, यानी कि जो खाली जगह थी उसके अंदर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है स्टेटमेंट उसका आंसर लिखेंगे कि वाटर है वो क्यों इकट्ठा हुआ उसके अंदर। तो ए में लिखेंगे कि वाटर गैदर्स इन कप बी एंड सी ड्यू टू osmosis, द sugar and salt solutions inside the cup are more concentrated than the surrounding water, so water move from the beaker higher water concentration into the potato cup lower water concentration through the semi permeable membrane of potato cell, कि जो वाटर है कप बी और सी के अंदर जो इकट्ठा होगा किसके कारण, ओस्मोसिस के कारण। ठीक है, क्योंकि जो शुगर और साल्ट सॉल्यूशन था दोनों कप के अंदर, एक कप में शुगर था और एक में क्या था, साल्ट सॉल्यूशन था, तो उसके अंदर जो ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई, तो जो सराउंडिंग है चारों तरफ जो वाटर था वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण इनके अंदर चला गया बीकर से, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर वाटर कंसंट्रेशन टू। ठीक है, ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो गोज टू हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, इसके अंदर हायर टू लोअर होता है ओस्मोसिस के अंदर। तो इसलिए क्या बन गया वहां पे फिर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन गई पोटैटो सेल की, तो जिसके कारण वो उसके अंदर वाटर चला गया। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल
और सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो क्या करते हैं, पास करते हैं मटेरियल्स को। तो उसी तरह से यहाँ पर ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन बन गई, जिस मेम्ब्रेन ने क्या किया, वाटर को अंदर की तरफ पास कर दिया। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर कह रहा था कि ए है जो कप, वो एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों नेसेसरी है। तो उसके आंसर में हम लिखेंगे cup A act as a control help in comparison and show that without any solute यानी कि sugar and salt water does not accumulate. This confirm that the moment of water in cup B and C is due to osmosis यानी कि जो कप ए है वो एक्ट करेगा किस पे, कंट्रोल ऑफ द हेल्प कंपैरिजन पे, ये कि जो उसके अंदर उससे हम कंपैरिजन करने के लिए उसमें एक का जो हेल्प रहेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कफ ए के द्वारा कि विदाउट सोल्यूट यानी कि इसके अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं था, ना शुगर था ना सोल्ट था। तो वाटर इसके अंदर क्या हुआ, एक्यूमुलेट नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि वाटर इसके अंदर इकट्ठा नहीं हुआ यहाँ पर। तो इससे कंफर्म होता है जो मोमेंट होता है वाटर का कफ और बी और सी के अंदर, वो किसके कारण हुआ, ओस्मोसिस के कारण, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो कोई जो सोल्यूट वगैरह होगा तो उसी के कारण जो ओस्मोसिस होगा वहां पे, ठीक है, तो ओस्मोसिस के कारण वो अंदर गया। अब थर्ड स्टेटमेंट है कि वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ कफ ए एंड डी रिस्पेक्टली बिकॉज, यानी कि ए और डी के अंदर जो होलो पोर्शन था उसके अंदर पानी क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि in cup A there is no concentration difference between inside or outside, so osmosis does not occur. And in cup D boil destroyed the semi permeable membrane of the potato cell, so osmosis cannot take place. कि जो कफ ए है उसके अंदर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है इनसाइड और आउटसाइड दोनों के बीच में, तो इसलिए वहां पर ओस्मोसिस नहीं हुआ। और कफ डी है वो किसका था, बॉयल जो पोटैटो को बना हुआ था, तो जिसमें जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन बनती है जिन सेल्स के द्वारा, तो वो सेल क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि जो बॉइलिंग के कारण डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उबला हुआ जो आलू था इसलिए। तो वहां पे जो ओस्मोसिस नहीं हो सका, ठीक है, क्योंकि ओस्मोसिस कब होगा, कि जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनेगी। तो ये क्वेश्चन 10 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्टली जो मैच करना है, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स विद इट्स फंक्शन, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स को उसके फंक्शन के साथ, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स के कौन सा जो फंक्शन सही है। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। सेकंड है एससीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिपिड एंड सेलुलोज सिंथेसिस, कि लिपिड और सेलुलोज सिंथेसिस करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रखा है, सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज कहाँ बनता है, प्लांट के अंदर बनता है, और एसईआर कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा कि इनकरेक्ट पेयर, लिपिड सिंथेसिस अकर्स इन एसईआर बट सेलुलोज सिंथेसिस अकर्स इन द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, नॉट बाय एसईआर, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट जो लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग है लाइसोसोम का दूसरा नाम इसके अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड। 12 क्वेश्चन नंबर के अंदर कि व्हाट आउटकम डू यू एक्सेप्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि क्या निकल कर बाहर आएगा या फिर आप क्या एक्सेप्ट करते हो अगर सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया जाए। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, जहां पर एनर्जी बनती है किसकी फॉर्म में, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कहाँ प्रोड्यूस करता है, एटीपी, और एटीपी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इनकी सेलुलर जो रेस्पिरेशन वगैरह जो हम करते हैं, तो इसके थ्रू सारी एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये सभी स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि ये स्टॉप हो गए तो इनकी हमारी जो सेल्स है वो भी स्टॉप हो गई, इट्स मींस यानी कि एक तरह से सेल मर गई यहाँ पर। तो आंसर में हम लिखेंगे इफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल द सेल विल नॉट be able to produce ATP energy. Thought cellular respiration as a result, all cellular activities such as metabolism, activities transport and cell division will stop and the cell will eventually die. यानी कि जितनी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर रिमूव कर देंगे जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर, तो सेल है वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जब करेंगे तो उसमें, तो इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है जो सेल्स के द्वारा एक्टिविटी होती है, जो मेटाबॉलिज्म है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेल डिवीजन होता है, ये सभी स्टॉप हो जाएंगे, और स्टॉप हो जाएंगे इसका मतलब जो सेल है वो क्या हो गई, इवेंचुअली यानी कि डाई हो गई, मर गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है
कि विच फिनोमिनन inhabits the formation of tumor in the human body और कैन प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स एक्सप्लेन, कि किसके कारण यानी कि क्या जो रुक जाता है जिसमें जो ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, और जो प्लांट है क्या उसके अंदर भी ट्यूमर डेवलप करता है, विकसित होता है क्या, और एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो। तो आंसर में लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी is inhabited by contact inhibition where cells stop dividing where they come in contact with each other preventing uncontrolled growth। yes, ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब आता है यस यानी कि एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इनके हम भी जो एनिमल्स के अंदर ही काउंट होते हैं। तो यस, plants can also develop tumors, but they are different for animal cancers. These are usually caused by infections such as bacteria or uncontrolled cell division. However, they are generally less harmful because the rigid cell wall prevent the tumor from spreading to other parts। कि ट्यूमर की जो फॉर्मेशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कब होती है, कि जो इनहेबिटेड बाय कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, इसके साथ में कि जहाँ पे जो सेल होती है वो स्टॉप हो जाती है डिवाइड होना, और स्टॉप होने के बाद जो सेल आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद वो उसका अनकंट्रोल जो प्रिवेंटेड करता है अनकंट्रोल ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल कर देता है कि पता नहीं कितनी ग्रोथ होनी है कितनी नहीं, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसमें जिस तरह से मान लो एक सेल है और इस सेल्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वन सेल से डिवाइड होकर कितनी बन जाएगी, टू सेल, फिर इन टू सेल्स में यानी कि डिवीजन वगैरह इस तरह से होगा। तो अगर इस सेल की जो डिवीजन ही रुक जाएगी यहाँ पे तो क्या होगा, जो सारी सेल है वो एक साथ ही क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी, और इकट्ठी होकर यहाँ पर क्या बन जाती है, एक तरह से जो गांठ का जो रूप ले लेती है, क्योंकि ट्यूमर मीन्स क्या होता है, गांठ ही होती है। तो ये सारी जो इकट्ठी होके और आपस में अटैच हो जाएगी, कांटेक्ट में आ जाएगी, और फिर वहां पे जो प्रिवेंटिंग अनकंट्रोल ग्रोथ होती रहेगी इनकी, तो जिसके कारण जो ट्यूमर डेवलप हो जाता है। अब प्लांट में भी इसी तरह से ट्यूमर होता है, लेकिन इनमें थोड़ा अलग होता है एनिमल कैंसर से। ट्यूमर से जो कैंसर बन कह देते हैं कैंसर हो गया इस तरह से ट्यूमर से, तो इसमें अलग कैसे होता है कि जो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और तो इन्फेक्शन किससे होगा, बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया या फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, या फिर इसके अंदर जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, प्लांट में जो सेल डिवीजन होगा वो अनकंट्रोल होगा, पता नहीं कितना हो जाए, जैसे 2 होना है या 4 होना है तो उसकी जगह 8 या 10 11 इस तरह से कुछ भी होता रहेगा। तो ज्यादा जो सेल डिवीजन हो गए तो उसके अंदर जो सेल ज्यादा इकट्ठी हो गई वहां पे, तो यहाँ पर जो ये है जनरली लेस हार्मफुल होगा प्लांट में, क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है जो प्रिवेंट कर देती है ट्यूमर को फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट, यानी कि दूसरे पार्ट के अंदर उसको जो सेल्स को डिवाइड कर देती है, इनकी थोड़ा सा बिखेर देती है वहां पे, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे इसलिए उसके अंदर प्लांट में इतना हार्मफुल नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा था, 13, ठीक है, 13 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की। तो विच सेल ऑर्गेनाइज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है इनको बनाने में, राइट द पाथ ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस एंड द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू द लेबल डायग्राम। तो आपको डायग्राम भी बनाना है और इसके साथ में बताना है कि सिंथेसिस किस तरह साइड से कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे बनना चलता है, पूरा पाथ में बताना है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्ले की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम synthesize the lipid and protein of the cell membrane respectively। The Golgi apparatus modifies sort and package them into vesicles फॉर डिलीवरी। कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो एक रोल प्ले करता है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन को बनाने में, जो 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये सिंथेसाइज करती है दोनों लिपिड और प्रोटीन को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे जब बनने के बाद जो गोल्गी अपरेटस होता है ये इसको मॉडिफाई कर देता है शॉर्ट में, यानी कि इसको पैकेज कर देता है, पैकेज कर देता है किसमें, इन वेसिकल्स के अंदर फॉर डिलीवरी, डिलीवरी करने के लिए यानी कि देने के लिए, उसमें आगे पहुंचाने के लिए। तो पाथवे में क्या लिखेंगे, किस तरह से होता है, सबसे पहले यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम या एससीआर इसके अंदर जो सिंथेसिस, या फिर आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ईआर भी लिख सकते हो, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो भी आपका करेक्ट रहेगा, या फिर दोनों टाइप लिख सकते हो। एक टाइप नहीं लिखना, एक टाइप से फिर आप लिखोगे तो इसका मतलब यह कि जो
स्मूथ है वो नहीं बनाती, केवल ER ही बनाती है। ठीक है, तो या तो आप ER लिखो या फिर दोनों लिखो। तो न्यूक्लियस से ER, ठीक है, या फिर उससे बाद फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि वेसिकल्स जिसके अंदर जाएगा, तो फिर गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या करती है, मॉडिफिकेशन और जो पैकिंग कर देती है इसके अंदर। पैकिंग और मॉडिफाई करने के बाद जो सेकेंडरी जो वेसल्स होती है उसके अंदर एंटर करेगा, तो वहां से फिर वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस पाथवे फॉर प्रोटीन प्रोसेस एंड सीक्रेशन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्गी अपरेटस जो पाथवे है प्रोटीन प्रोसेस का और सीक्रेशन का। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, आप वहां से देख ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को। तो यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे देखो जो ये इस तरफ दे रखा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। तो ध्यान देना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर के, तो इट मींस यहाँ पर ये क्या अटैच है, राइबोसोम, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर स्मूथ में अटैच नहीं होते राइबोसोम्स। ठीक है, ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, और फिर ये जो राइबोसोम्स यहाँ पे दिखा भी रखा है। ठीक है, उसके बाद गोल्गी अपरेटस कि यहाँ पर जो वेसिकल्स के अंदर, ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ से इसके अंदर जो डेवलप हुआ, ठीक है, इसने सिंथेसाइज किया वेसिकल्स के अंदर, ये क्या हुआ, पैकेज हो गया। पैकेज होने के बाद इसमें क्या बन गई, इसकी जो एक सीथ बना देती है। ठीक है, जिनकी पैकेज कर देती है, सीथ बन जाती है, इसकी एक लेयर बन जाती है यहाँ पे पूरी बंडल की तरह। तो ये क्या कहलाता है, फिर पूरा गोल्गी अपरेटस। इसको गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपरेटस, आप दोनों में से कोई भी नाम कह सकते हो इसके अंदर। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर जो गोल्गी अपरेटस बन जाएगा, जो आगे का जो प्रोसेस करता है बनने के बाद इनकी पैकिंग वगैरह और फिर उसको पहुंचाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वुड हैपन इफ गैमिट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। इनकी क्या होगा अगर जो गैमिट है वो माइटोटिक डिवीजन से हो। हमें पता है कि जो गैमिट फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा। ठीक है, यानी कि मियोसिस के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर क्या होगा वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे इफ गैमिट वर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इंस्टेड ऑफ मियोसिस दे वुड बी डिप्लॉइड, यानी कि टू एन मीन्स यानी कि डिप्लॉइड rather than haploid in the end. When two such gametes fuse during fertilization, the zygote would become tetraploid. In the next generation, this doubling would continue, leading to 8n, 16n, 32n, etc. The cells would become genetically unstable, too large to function properly, and species survival would be difficult due to lethal chromosomes imbalances. Genetic diversity would be lost since mitosis produce identical copies without recombination. कह रहा है कि अगर गैमीट जो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनेंगे मियोसिस की बजाय, तो इसके अंदर क्या होगा, ये डिप्लॉइड हो जाएंगे, देन हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड की बजाय। तो यहाँ पर जो दो जो गैमीट बनते हैं वो फ्यूज होते हैं किसके द्वारा, दो गैमीट जो फ्यूज के क्या फर्टिलाइजेशन द्वारा फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट में क्या बनेगा, उसका टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, डिप्लॉइड की जगह वो टेट्रा बन जाएगी, क्योंकि जाइगोट में क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर उसका टेट्राप्लॉइड बनेंगे कि 4n हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर जो डबल हो जाएंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू डबल होते रहेंगे कि 8n हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 12, 32 हो गया। ठीक है, इस तरह चलते रहेंगे। तो सेल है वो जेनेटिकली अनस्टेबल हो जाएगी, इनकी स्टेबल नहीं रहेगी। और जो उनका जो लार्ज है, जो फंक्शन प्रॉपरली, जो भी स्पीसीज वगैरह जो सर्वाइव वगैरह करते हैं, उन सब के अंदर क्या होगा, डिफिकल्ट होगी उनको फंक्शन करने में, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं ये सब करने के साथ। और साथ में जो क्रोमोसोम है वो भी इनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि सभी के अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि 23 पेयर होते हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम। इट्स मीन यानी कि 46। ठीक है, 23 पेयर में बोलेंगे और 46 जो है अनपेयर है, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, तो वो भी इनबैलेंस हो जाएंगे। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी लॉस हो जाएगी। तो माइटोसिस प्रोड्यूस करेगा आइडेंटिकल कॉपी विदाउट रिकम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन 15 का जो आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, ए फार्मर, इनके एक किसान, दीपा वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, विद द हार्वेस्ट ऑफ अमिया इंडियन गूसबेरी एंड लेमन ऑन हर फार्म, यानी कि उसके फार्म के अंदर जो उसने कटाई की है, हार्वेस्ट पैदा हुई है इंडियन गूसबेरी की और लेमन की, उससे वो बहुत खुश है। जबकि सी कुड
सेल ओनली 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस टू द लोकल मार्केट, जबकि उसने लोकल मार्केट में केवल 1/4 भाग ही उसने बेचा। रिकॉग्नाइजिंग दैट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस मे बी लॉस post harvest, she employed a traditional yet scientifically sound method to extend the shelf life of amla and lemons. She turned perishable produce into profitable products such as pickle, sarbat. She used the excess produce to prepare pickle murabbas and sarhat by adding appropriate amount of salt, sugar और jaggery यानी कि जो गुड़ to small pieces of fruit and their juices। ठीक है, जगारी जैसे गुड़ की तरह ही एक होता है, ठीक है, इसके अंदर शुगर जैसे चीनी हो गया, उसी तरह से जो जगारी बनाया जाता है उसके अंदर तो जूसेस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो किसान है दीपा, वो बहुत ही खुश है अपनी जो पैदावार जो उसने की है, हार्वेस्ट किया है अमीना को और जो लेमन को लेकर जो खेती में उसने उगाया था, जबकि उसने उसमें से 1/4 भाग ही है जो प्रोड्यूस किया, जो लोकल मार्केट में जो बेचा है, जबकि जिसने सिग्निफिकेंट जो अमाउंट है उसका जो प्रोड्यूस है वो भी उसका जो लॉस्ट हो गया पोस्ट हार्वेस्टिंग में। तो सी एम्प्लॉयड, ठीक है, वो सी है, इसके अंदर सी एम्प्लॉयड ए ट्रेडिशनल, तो वो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय जो अपनाता है साइंटिफिकली, ठीक है, साइंटिफिकली जो साउंड मेथड एक्सटेंड करता है अपनी जो सेल्फ लाइफ आंवला और मेथड के ऊपर। क्या करता है वो, क्या करती है, सॉरी इसके अंदर, ठीक है, सी है, क्या करती है वो कि देखिए फसल कटाई के बाद उसकी जो ज्यादातर जो उपज है वो बर्बाद हो सकती है, इसलिए उसने क्या किया, आंवला और नींबू की जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक पारंपरिक जो वैज्ञानिक तरीका है उसको अपनाया, यानी कि उसकी जो विधि अपनाई, उसने जल्दी खराब ना होने वाली उपज को जैसे कि अचार, शरबत जैसे लाभदायक जो उत्पादों में उसको बदल दिया, ठीक है, उसने उसका अचार वगैरह, मुरब्बा, ये सब उसने उसको बना दिया। इसके अतिरिक्त जो उपयोग का उपयोग करके उन्होंने जो फलों के छोटे छोटे टुकड़े और उनमें उचित मात्रा में नमक, चीनी या जो गुड़ है, ये फ्रूट और जो जूस के अंदर उसने मिला दिए। तो दीज वर देन स्टोर इन स्मॉल ग्लास बोतल, और सब कुछ ने स्मॉल जो ग्लास की बोतल है उसके अंदर स्टोर कर लिया फॉर सेल, बेचने के लिए। तो हेल्पिंग हर प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोड्यूस, तो ये इसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस है उसके जो वेस्टेज ना हो उसको बचाने के लिए इसमें ये उसके लिए मददगार हुआ, ठीक है, इनकी पोस्ट प्रिवेंट जो बाद में उसने कटाई की, पहले कर ली थी फिर बाद में करेगा करेगी। तो दिस शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू एग्रो प्रोसेसिंग would strengthen food security and boost the local economy, creating a sustainable model that cut waste while increasing her income. Based on the above passage, answer the following questions। कि जो बची हुई फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए उस उत्पाद की जो बर्बादी को रोकने में मदद मिले, इसलिए उसने ये सारी चीजें अपनाई, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक जो मेथड। तो खेती के कृषि जो परिष्करण की ओर से यह बदलाव खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, जिससे एक टिकाऊ मॉडल तैयार होगा जो बर्बादी को कम करते हुए उसकी आय में वृद्धि करेगा, ठीक है, इनकी उसकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उपयुक्त जो भी पैसेज है इसके आधार पर निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। फर्स्ट है, विच साइंटिफिक कंसेप्ट हैज द फार्मर अप्लाइड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, यानी कि किसान ने कृषि उपज के जो संरक्षण में किस वैज्ञानिक अवधारणा को लागू किया है। और हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट सुगर क्रिएट ए एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलिंग काजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, और नमक और चीनी की उच्च सांद्रता मिलाने से ऐसा वातावरण कैसे बनता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई से खत्म, सॉरी, बैक्टीरिया और फंजाई से जो स्पॉइल हो जाती है, ग्रोथ है खराब हो जाती है, जो वो उससे बचाता है। और थर्ड है, सजेस्ट ए हेल्दी रेसिपी फॉर दिस काइंड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। और फोर्थ है, व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यू एड्रेस इन दिस केस, और इस केस के अंदर साइंटिफिक वैल्यू है क्या होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर देंगे, तो इसमें लिखेंगे द फार्मर अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, अप्लाई करता है, कौन सा अप्लाई करता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस फूड प्रिजर्वेशन के लिए।
Second, high concentration of salt and sugar create a hypertonic environment around microorganism. Water move out of the bacteria and fungal cells by osmosis, causing dehydration which inhibit their growth and prevent spoiling. जो हाई कंसेंट्रेशन होती है सॉल्ट की और शुगर की, तो उसके द्वारा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ बन जाता है, जिसमें जो वाटर बाहर निकलता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया और जो फंगल सेल होती है वो ऑस्मोसिस के द्वारा आ जाती है। ठीक है, तो काजिंग डिहाइड्रेशन के कारण विच इनहेबिट देयर ग्रोथ, यानी कि उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिससे वो स्पॉइल होने से बचाता है। ठीक है, नहीं खराब होने से उसको बचाता है। और थर्ड है हेल्दी अमिया पिकल रेसिपी, यानी कि आपको यहाँ पे एक रेसिपी बतानी थी, तो उसके अंदर हम रेसिपी में बताएंगे। टेक 500 ग्राम आंवला चॉप, एड 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जगारी। ठीक है, जो शुगर को इंस्टेट करके बनाया जाता है, एक्सिस शुगर होती है उससे। और हीट द ऑयल एंड ऐड स्पाइसेस, यानी कि ऑयल गरम करके उसमें स्पाइसी मसाले वो सारे ऐड करने हैं। मिक्स इट विद आंवला, स्टोर इन क्लीन ड्राई ग्लास जार एंड कीप इन सनलाइट फॉर ए फ्यू डेज। दिस रिटेन विटामिन सी while preventing microbial growth, also enhancing its flavor। ठीक है, तो ये रेसिपी है। आई होप रेसिपी आपको समझाने की जरूरत नहीं है हिंदी में, क्योंकि आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल वर्ड्स के अंदर है पूरी। 4 पॉइंट है साइंटिफिक वैल्यू के बारे में बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस्ड आर रिसोर्सेज कंजर्वेशन की जीरो वेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑस्मोसिस फॉर प्रिजर्वेशन और सस्टेबिलिटी, एग्रो प्रोसेसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज और प्लस साइंस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और एंटरप्रीनरशिप। ठीक है, एंटरप्रीनरशिप। तो इसके साइंटिफिक वैल्यू क्या है, जो रिसोर्सेज क्या होगा, एक तो कंजर्वेशन होगा, जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन संरक्षण होगा, उसके अंदर जीरो वेस्ट होगा। ठीक है, वेस्ट नहीं होगा। जो एप्लीकेशन साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, ओस्मोसिस जो फॉर प्रिजर्वेशन के लिए है, और सस्टेबिलिटी इनकी एग्रो प्रोसेसिंग जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो अपनाया है उसमें। एंड इनोवेशन, इनोवेशन के अंदर क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज और प्लस में जो साइंस, यानी कि सांस्कृतिक जो ज्ञान और उसके साथ में जो साइंस का प्रयोग किया गया है। तो इससे इकोनॉमिक अवेयरनेस होगी और साथ में जो औद्योगिक में भी जो बढ़ाव होगा। ठीक है, इनकी व्यापार जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर भी। तो ये हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे आते हैं इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, बहुत आसान है। अगर आप एक बार और रीडिंग लगा के लिखते वक्त नोटबुक बनाते वक्त करोगे तो आपको इजीली से लर्न भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।